बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ 4 हफ्तों के अंदर अंदर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच चुके हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ और आप सब उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे जाकर भी हमारी इसी तरह सपोर्ट करेंगे। आज मैं आपकी खिदमत में जो अफसाना पेश करने जा रहा हूँ उसका मौजू है अब्बा मियाँ और ज़रमीना गुल। इस अफसाने को आपके लिए तहरीर की उम्मे कुलसूम ने। कई दिनों की बेजारी और खराब तबीयत के बाद अम्मा जाना जो खड़ी हुई और नाश्ते के फौरन बाद गोदाम का रुख किया, जहां अम्मा जान की जहेज की पुरानी पेटी कई बरसों से पड़ी ऊँग रही थी। पेटी के खुली नवादरात का खजाना खुल गया। ईरानी कालीन, गिलगित से मंगवाए गए बर्तन, पिंडी के बाड़े से लिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स, ईरानी कालीन और जाने क्या क्या। इन सब चीज़ों को ज़रमीना गुल भी कभी बहुत इश्तियाक से देखा करती थी, लेकिन आज ज़रमीना गुल की शरारती आंखें उदास थीं, जैसे वीराने में कोई चिड़िया को अकेला छोड़ गया हूँ। वो इन सब चीज़ों से बेखबर सिर्फ संगे मरमर से बने हुए एक दस्ते को देखी जा रही थी, जो कि उसके अब्बा मियाँ ने उसके लिए बहुत प्यार से टेक्सला से खरीदा था। अब्बा मियाँ और ज़रमीना गुल कब एक दूसरे के लिए लाजिम हो गए इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मूरख इस तरफ इशारा करता है। अम्मा जान अपनी बुढ़ापे की गलती की वजह से शर्मिंदा थीं, इसलिए उन्होंने ज़रमीना गुल को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। हुआ कुछ यूँ कि अम्मा जान दो अदद नवासों और एक अदद पोते की दादी और नानी बनने के बाद तरक्की के जीने से अबूर कर रही थी, लेकिन ज़रमीना गुल ने आकर तमाम किए किराए पर पानी फेर दिया और अम्मा जान ने इस वजह से ज़रमीना गुल से लातल्लुकी इख्तियार कर ली। अम्मा जान को बुढ़ापे की इस गलती की वजह से बहुत शर्मिंदगी थी और वो कई दिनों तक मुँह छुपाए फिरती रहीं। चुनाचे छोटी आपा ने ज़रमीना गुल को गोद ले लिया और अब्बा जान को रिटायरमेंट के बाद वक्त गुजारने का एक बहुत ही अच्छा मौका और खूबसूरत मशगला मिल गया। आहिस्ता आहिस्ता ज़रमीना गुल से उसके बड़े भाई और बड़ी आपा भी हसद करने लगे। बड़े भाई की बीवी हमेशा उसके तरफ तमस्कुराना निगाहों से देखती और जब भी उसको भाई बुढ़ापे की औलाद कहते वो हंसती। भैया और आपा की बातें कभी भी बंद न होती और ज़रमीना गुल को खर्चन कहते, लेकिन ज़रमीना गुल इन तमाम चीज़ों से बेखबर अपने अब्बा मियाँ के प्यार में मगन रहती। आप ज़रा देखिए तो, अगर अब्बा मियाँ बाजार जा रहे हैं तो ज़रमीना गुल 2 पूनियाँ लगाए उनके पीछे पीछे फिर रही है। अब्बा मियाँ अपनी मखसूस नशस्त पर बरामदे में सिगरेट सुलगा कर बैठे हुए हैं और ज़रमीना गुल वहीं अपनी गुड़ियों का घर सजाए बैठी हुई है। शाम ढलता ही अब्बा मियाँ के शीशे जड़े तख्तनुमा पलंग पर ज़रमीना गुल अब्बा मियाँ के पास लेट जाती और अब्बा मियाँ की कहानियों में गुम हो जाती, जहाँ ना बड़ी आपा के तल्ख जुमले होते, ना भैया और भाभी की कटोली निगाहें होती। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। ज़रमीना गुल थोड़ी सी बड़ी हो गई और छोटी आपा भी ब्याही गई। अब्बा मियाँ थोड़े से बीमार हो गए। अब्बा मियाँ को अल्सर हुआ तो ज़रमीना गुल ने उनके खुराक को खुद भी खाना शुरू कर दिया। अगर अब्बा मियाँ ने रोज़ा छोड़ा तो ज़रमीना गुल ने भी उनका यहाँ भरपूर साथ दिया। फिर वक्त का पहिया आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और फिर वो घूमता रहा और फिर वही हुआ जो होता है। अब्बा मियाँ टूटकर एक सितारा हो गए और ज़रमीना गुल टूटा हुआ तारा। अब ज़रमीना गुल इस बड़े घर में अकेली इस बड़े घर में अकेली महसूस करती थी और वो इतनी रौनक में भी वीरानी महसूस करती थी। अम्मा जान को अब्बा मियाँ की वफ़ात का दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक ये दुख भी हुआ कि अब एक बेटी अब्बा मियाँ के बगैर भी ब्याहनी पड़ेगी। चुनांचे इद्दत ख़त्म होने के फौरन बाद अब ज़रमीना गुल के लिए तलाश रिश्ता शुरू हुई और एक सुनहरी रुपीली शाम ज़रमीना गुल ने किसी के नाम की सुनहरी हाथी अंगूठी पहन ली और उसके बदले अपनी तमाम ज़िंदगी गिरवी रख दी। अब शादी की तैयारियां शुरू हुई और मुख्तलिफ खर्चों के बारे में रोज़
महफिलें सजने लगीं। बड़ी आपा और बड़े भैया हमेशा की तरह तर्क जुमले इस्तेमाल करते और ज़रमीना गुल को बुढ़ापे की औलाद कहते। ज़रमीना गुल इन तमाम बातों से बेखबर रहती और उकताहट की आलम में सब कुछ देखती रहती। बड़ी आपा अपनी झुकी हुई कमर का शिकवा करते हैं कि बड़ी औलाद की शादी के बाद उनके पास अब पैसे कम हैं, और बड़े भैया बच्चों की महंगी तालीम और फीस का शिकवा करते हैं। बड़ी आपा कम उम्री के तवान के तौर पर अब्बा मियाँ से हमेशा सब कुछ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा निकलवाती रहती थीं, और कम उम्री की शादी के ताने दे देकर अब्बा मियाँ और अम्मा को हमेशा तंग करती रहती थीं। बड़े भैया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सोचने की तमाम तर सलाहियतें भाभी जान को देती, और जो भी भाभी जान कहती वो वही करते रहते। अब बड़े भैया को ये मसला ये था कि बड़े भैया ज़रमीना गुल की शादी के खाने का खर्चा कहाँ से दें। ढेरों जहेज तो जमा था, लेकिन बस 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ खाना ही खिलाना था। अब फर्ज को एहसान का नाम देकर इस पर एहसान जताए जा रहे थे। ये भी एक ऐसी ही शाम थी। आज भी बड़े कमरे में बड़े आपा और भैया की महफिल जमी थी। ज़रमीना गुल चाय की ट्रे लिए उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि ज़रमीना गुल के कानों में ये तल्ख जुमला पड़ा। भैया ने अब आपा से कहा, अब्बा जान खुद तो चले गए और बुढ़ापे की औलाद हमारे पल्ले डाल गए। हाँ भाई, बड़ी आपा बोली, अब्बा जान खुद तो चले गए, लेकिन इस खर्चन को हमारे पीछे छोड़ गए। वो तो शुक्र है हमने कुछ न कुछ अम्मा जान से निकलवा लिया, लेकिन अम्मा जान के पास आज भी बहुत कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, भैया बोले। ज़रमीना गुल कमरे में पहुंची और चाय की ट्रे मेज पर रख दी। भैया अपनी 3 साला बेटी लाइजा के मुंह पर बोसा देते हुए बोले, 1.5 लाख रुपया आज़मी की सेमेस्टर फीस है, 9 लाख रुपया अब्दुल मुईद के मेडिकल का जमा करवाया है। कहाँ से लाऊं 5 लाख, कहाँ से करूं मैं इतना खर्चा? मुझे अब खुद ही बताओ मैं कहाँ से करूं ये सारा खर्चा। ज़रमीना गुल इन तमाम बातों से तंग आकर एक तरफ परे होकर बैठ गई। कमरे के दूसरे कोने में छोटी आपा के बच्चे और भैया के दोनों बड़े बच्चे लूडो खेल रहे थे। ज़रमीना गुल इन तमाम बच्चों से बहुत ज़्यादा उल्फत रखती थी और उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब्दुल मुईज़ जो कि भैया का बड़ा बेटा था, भैया की तरह का बेईमान और बेईमानी पर यकीन रखने वाला था। हमेशा तल्ख जुमले इस्तेमाल करता और दूसरों को कभी अपने से जीतने न देता। जीत हार में वो धोखेबाजी से काम लेता और किसी भी तरह अपनी जीत करवा कर रहता। अब लूडो का भी यही हाल था। बस 2-4 गिटियां बाकी थीं और अब्दुल मुईद गुस्से से और जोश से सुर्ख पड़ रहा था। इसी दौरान भैया की बेटी अजीमा ज़रमीना गुल को हाथ हिला हिलाकर बुलाने लगी। ज़रमीना गुल अगरचे अजीमा से बहुत मोहब्बत रखती थी, लेकिन उसका दिल आज तमाम तर बातों से उताया हुआ था, इसलिए उसने उसकी बात बिल्कुल ना सुनी और अपनी मेज पर अपनी कुर्सी पर बैठी रही। ये कुर्सी वही थी जहाँ कभी अब्बा जान बहुत इश्तियाक से बैठा करते थे। आज चाय पीने के बाद बड़ी आपा उठ खड़ी हुई। ज़रमीना गुल भी उठी और लॉन का दरवाज़ा खुला देखकर यही समझा कि आपा जा रही हैं। इसी दौरान लाइजा जो कि भैया का हाथ पकड़े हुए थी, उसने हाथ छोड़ा और उसका पाँव फिसल गया। पाँव क्या फिसला, वो सीधे जाकर लुड्डा पर गिरी और हार जीत के फैसले के बगैर ही तमाम की तमाम गुटियां हारी हुई फौजों की तरह मुंतशिर हो गईं। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ हर तरफ सुनाई दी और अब्दुल मुईद ने धक्का देकर लाइबा को नीचे गिराया। एक तो ये हमारे पल्ले पड़ गई, कहाँ से आ गई ये बुढ़ापे की औलाद, हर वक्त का अजाब। अब्दुल मुईद ये कहकर गुस्से से पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। वक्त हमारे कहे गए जुमले जमा करता रहता है और वक्त आने पर एक थप्पड़ की तरह हमारे मुंह पर रसीद कर देता है, मगर क्या इतनी जल्दी?
दरवाजे में भाभी जान शस्त्र खड़ी थीं और भैया के कदम तो जैसे जमीन में धंस गए थे। वो आगे जाकर रोती हुई लाइजा को उठा भी ना सके। वो तो बस जरमीना गुल की मासूम सी आंखों में गुम हो गए थे। अब उनको अपनी जगह अब्बा मियाँ का चेहरा और कदो कामत नजर आया। वही थके हुए कंधे, वही सफ़ेद बाल और आंखों में जरमीना गुल के लिए ठाठे मारता हुआ मोहब्बत का समंदर।